अरे भी सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, सवाल हमसे पूछ रहे हो आप कि क्या हो रहा बांग्लादेश में। कमाल के लोग हो आप। और हमारे लिए प्राथमिकता पे संबल था। क्या कोई कल्पना कर सकता है आज की परिस्थितियों में कि आप सर्वे के बहाने इतना माहौल खराब कर दें आप। दोस्तों, अपने हर शो में भाजपा को डिफेंड करने वाली गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप का सामना जब कभी अखिलेश यादव से होता है तो ऐसे में अंजना ओम कश्यप और अखिलेश जी का इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू ले रही थी अंजना ओम कश्यप, जो अखिलेश जी ने बहुत फटकार से जवाब दिया है। लेकिन इस इंटरव्यू में बहुत मज़ा आएगा। आप देखिए कैसे अखिलेश जी ने उनके तिखी सवालों को बहुत चुटकियों में सॉल्व किया। देखिए पूरा वीडियो। बेल आइकन को जरूर दबा दें। पिक्चर चालू करो बे। मेरा पहला प्रश्न वही होगा जो हमने सेशन का नाम भी रखा है अखिलेश जी, कि क्या 27 में सत्ता मिलेगी? क्या 2024 में लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में आपने कमाल किया था वो मोमेंटम बरकरार रहेगा 27 तक? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और स्वागत इसलिए आपने तेज कराया जिससे कि आपके सवाल मेरे कान तक न पहुंचे। बटेंगे तो कटेंगे। आपने एक बार कहा था कि बीजेपी के लेबोरेटरी में पहले ये नारा बना, फिर चुना गया कि किसके मुंह से बुलवाना है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया। लेकिन ये नारा वो आगरा से शुरू करते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र हर जगह लगा रहे थे। और बीजेपी कह रही है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकजुट हो गए हैं, वो जाति पर नहीं बटेंगे। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि जितना पीडीए का नारा हम लोग मजबूत करेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स होगी। वो पीडीए के नारे से घबराए हुए हैं, पीडीए की एकजुटता से घबराए हुए हैं, पीडीए के समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। जो नारा ये आपको सुनाई दे रहा है वो इसीलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि वो सामाजिक न्याय पे बात नहीं करना चाहते। जिस तरीके से नौकरी रोजगार उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था। और सोचिए देश के प्रधानमंत्री वहाँ हैं, अभी देश के प्रधानमंत्री जी कुंभ के आयोजन की तैयारियों को देखने गए थे, वहाँ पे शुरू होना है कुंभ। क्या सरकार ने 10 साल में, दिल्ली की सरकार ने और यूपी की सरकार ने गंगा को साफ कर दिया? आज भी नाले बह रहे हैं। और कन्नौज जहाँ से मैं खुद सांसद हूँ, काली नदी पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी का जितना भी पॉल्यूटेंट है सब लेकर का करके गंगा में जुड़ जाता है। कानपुर में जहाँ मुख्यमंत्री ने खुद सेल्फी खिंचवाई, आज सेल्फी खिंचवाएं वो जाकर के लोग। तो जो गंगा के साथ या गंगा की सफाई का नारा दिया था वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए वो जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं, जो उनके खुद के वादे थे, उन वादों पे वो चर्चा नहीं करना चाहते। आपने पीडीए का जिक्र किया तो एक हमने पीडीए का ये जो उपचुनाव हुए थे सर उसके नाम निकाले हैं। तो अगर हम पीडीए में जो तमाम उम्मीदवार दोनों जगह से तय किए गए थे वो हम दिखा रहे हैं कि एक यादव और कुर्मी कैंडिडेट ओबीसी, एक बिन नॉन डोमिनेंट जो है वो 3 पिछड़ा आपने दिया, 2 दलित को दिया, 4 अल्पसंख्यकों को दिया। आप ए से कई बार, मुझे अगर मैं सही हूं तो आपकी पार्टी के नेताओं ने बताया कि ए से आप आधी आबादी भी कहते हैं, अल्पसंख्यक भी कहते हैं, अगड़े भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ 4 अल्पसंख्यकों को। अब इसकी काट बीजेपी ने कैसे ढूंढी उपचुनाव में? 5 पिछड़ा जिनमें एक यादव कुर्मी डोमिनेंट कास्ट ओबीसी, फिर 3 नॉन डोमिनेंट ओबीसी उन्होंने पाल, निषाद और मौर्य को दिया, 1 दलित और अगड़ा उन्होंने 3 दे दिया, 2 ब्राह्मण, राजपूत, उनका तो डिक्लेयर्ड है अगड़ा वाला। तो क्या उन्होंने आपके पीडीए की काट खोज ली क्योंकि उपचुनाव में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपने इस तस्वीर में थोड़ी कमी छोड़ दी। जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें आपने कमी छोड़ दी। अगर आप पुलिस भी लगा देते बगल में तो शायद पूरी हो जाती तस्वीर। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और लोकतंत्र में हमें वोट का अधिकार मिला है। इलेक्शन कमीशन हर बार ये प्रचार करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें, वोट डालें आकर के। वो इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित कराता है। तो ये तस्वीर अधूरी है। अगर आप पुलिस की भी लगा देते तस्वीर, बहुत सारी जगह पर चुनाव पुलिस ने लड़ा, पुलिस ने लड़ाया, पुलिस ने वोट डाला। और शायद वो तस्वीर आपने दिखाई होगी चैनल पे चुनाव के समय पर, एक पुलिस का अधिकारी महिलाओं को रोक रहा है अपनी रिवॉल्वर से, कह रहा है कि वोट नहीं डालना है। लेकिन मैं बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साहस, वो डरे नहीं, वो जाकर के वोट डालने की पूरी कोशिश करते रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं अखिलेश जी, अभी खबर आज तक पे ये चल रही है
कि वहां पर रेगुलर जो स्क्रीनिंग हो रही थी उसमें एक मंदिर वहां पर मिला है, उसकी सफाई हो रही है और 1975-76 से वो मंदिर बंद था। संभल की खबर है, वहां एक मंदिर मिला है। आप कहते हैं ये खोदने वाले हैं, सौहार्द खोद रहे हैं, लेकिन उसी में एक मंदिर वहां पर मिला है। आपकी देखिए, प्रतिक्रिया? पहले तो आप हमारे देश की संस्कृति और घर परिवार के लोगों को समझिए। हर घर में मंदिर होता है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में मंदिर न हो। और कई बार हमने देखा है पुराने घरों में मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, किन परिस्थितियों में वो मंदिर कहाँ निकल रहा है, किसका घर था वो। तो इसीलिए मैंने कहा हमें खोदना नहीं है, अभी खोद देने वाले लोग इस देश का सौहार्द खोद देंगे, और हमें खोदना नहीं है, अभी हमें नए रास्ते खोजने हैं। अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो नए रास्ते खोज करके आप विकसित भारत की तरफ चलिए। आप ये खोद करके इसलिए राजनीति को बिगाड़ना चाहते हैं क्योंकि आप पीडीए की ताकत से घबराए हुए। मैंने फिर वही बात दोहराता हूं, जितना पीडीए एकजुट होगा उससे बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करेगी। बात तो सही है। अब आते हैं देश की संसद में, क्योंकि आजकल आप वहां पर भी मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि कई बार जब आप संभल पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यूपी विधानसभा में पहुंच गए हैं, लेकिन यूपी विधानसभा में भी जब आप घेरते थे योगी सरकार को, संसद चलती थी। यहां पर 2 दिनों से हम संविधान पर तो बहस सुन रहे हैं, लेकिन उससे पहले सदन नहीं चले। क्या आप इसके पक्ष में? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि डिम्पल जी ने यह सीधा कहा कि ना हम अडानी के मुद्दे पर किसी के साथ हैं, ना हम सोरोस के मुद्दे पर किसी के साथ हैं, हम चाहते हैं सदन चले। क्या आप भी यही मानते हैं? उनका मानना भी यही ठीक कहा, जो कहा वो एकदम ठीक कहा, इसलिए भी कि सदन में ही तो बहस होगी इन मुद्दों पर भी। सदन चलता और सरकार को स्वीकार करनी चाहिए थी बहस। अगर सरकार से सब लोग ये मांग कर रहे थे कि इन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए और हमारे लिए प्राथमिकता पे संभल था, क्या कोई कल्पना कर सकता है आज की परिस्थितियों में कि आप सर्वे के बहाने इतना माहौल खराब कर दें? आप, ये दंगा नहीं था, ये प्रशासन की नाकामी थी। और जब कभी भी जांच होगी और जब कभी भी न्यायालय निर्णय लेगा, आप पाएंगे कि दोषी अधिकारी निकलेंगे। ये अधिकारियों का कराया हुआ सब कुछ है, जो जाने गई हैं वहां पर, वो अधिकारियों की वजह से गई है, सरकार की वजह से गई है। लेकिन राहुल गांधी जी तो अडानी पर अड़े रहे कि अडानी पर पहले बहस होनी चाहिए। बड़ा मुद्दा क्या? कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी भी संभल जाने की कोशिश की है, उन्हें भी सरकार ने नहीं जाने दिया। ये सरकार पता नहीं कैसी है। अगर हम संभल चले जाएं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग संभल चले जाएंगे तो बात सुनकर के उनका दुख दर्द बांटेंगे, हम कोई झगड़ा नहीं बढ़ाएंगे। और यही नहीं, केवल अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात सरकार नहीं सुनना चाहती है। अभी नोएडा में किसानों को अपनी मांगों को लेकर के धरने में बैठना पड़ा। जो पिछली सरकार ने सब मांगे मानी थी उनकी, ये सरकार मांगी नहीं मान रही है। काल कोठरी में बंद कर दिया उनको, किसान नेताओं को एकांत में डाल दिया, उनके परिवार को नहीं मिलने दे रहे। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कहाँ की किसान के पक्ष वाली सरकार है? और कहते हैं हम आय दोगुना कर देंगे किसानों की। अरे किसानों के आंदोलन में आप बात नहीं सुन सकते, किसानों से बातचीत नहीं कर सकते। संभल पर वापस आते हैं, क्योंकि आपने कहा राहुल जी उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप भी जाना चाह रहे थे, नहीं हो पाया। आज जब हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा गांधी जी दोनों संभल के पीड़ित परिवारों के लोगों से दिल्ली में मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि संभल को लेकर एक होड़ तो नहीं मच गई? आपने 9 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दी थी कि इन सीटों पर अगर कोई हराएगा तो मैं ही हराऊंगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक वोट रेस चल पड़ा है आप दोनों में भी? क्योंकि 27 में अगर सीट शेयरिंग होती है तो आपको तय करना होगा कौन कितना। देखिए 27 तक बहुत सी चर्चाएं होंगी और ये ज़माना ऐसा है कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाएंगी, बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें होंगी। लेकिन अगर संभल की पीड़ित से वो लोग मिले हैं तो दुख बांटना कोई खराब नहीं है। दुख बांटने के लिए बीजेपी के लोगों को मिलना चाहिए था। क्या? हाँ बोल देंगे, अभी उस पर ही बोल देंगे। तो दुख बांटने के लिए जाना चाहिए था कि अगर कोई किसी के साथ घटना हुई है, किसी पीड़ित है, किसी परिवार के सदस्य की जान गई है, हम यही तो मानते हैं कि दुख बांटने से कम होता है, कम से कम उनका दुख सुनना चाहिए था। अगर उन्होंने सुना, हम नहीं सुन पाए, ये कोई कंपटीशन नहीं है। हम तो उनको परिवार के लोगों को धन्यवाद देंगे कि हम लोग उनके साथ हैं, सब लोग मिलकर के साथ हैं। ऐसी घटना ना दोबारा हो, ऐसे नाकाम अधिकारी ना हो। हालांकि वो बात आप पूछे ना पूछें, लेकिन हमारे किसी साथी ने पूछ लिया। गजब बेइज्जती है। बांग्लादेश को लेकर के, हाँ, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर के, बांग्लादेश के हिंदुओं हालांकि पर मैं बीजेपी जैसा नहीं हूँ, बीजेपी के नेताओं जैसा नहीं हूँ मैं कि देश के सवाल में सड़कों पर उतार दूँ। और जो जगह जगह पर धरना चल रहा था, मैंने अभी देखा कि हमारे कन्नौज में कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना दे रहे थे बांग्लादेश को लेकर के, और जिलों में भी कर रहे थे। अरे भी सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके, सवाल हमसे पूछ रहे हो आप कि क्या हो रहा बांग्लादेश में? कमाल के लोग हो आप भाई। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, हमसे पूछ रहे हो आप। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सोचो, एक साधु संत जेल में पहुंचा दिए गए। आपकी फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ है। और मुझे याद है
अभी कुछ दिन पहले जब चाइना को लेकर के स्टेटमेंट दे रहे थे फॉरेन मिनिस्टर, मैं सदन में खड़े होकर के पूछ रहा था कि रिजांगला मेमोरियल कहाँ है, रिजांगला मेमोरियल क्यों डैमेज कर दिया उन्होंने, चीन ने। उन्होंने कहा कि है, बना हुआ है। अभी मुझे जानकारी मिली है किसी फौज के माध्यम से कि पहले जहां बना था मेमोरियल वहां नहीं बना, वहां तो तोड़ दिया गया, दूसरी जगह बना लिया रिजांगला मेमोरियल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे जितने भी जहां लोग हैं वो सुरक्षित रहें। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं रख पा रहे और पड़ोसी देशों में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनको भी सुरक्षित सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार को आप इस मुद्दे पर जितना भी घेरे, मुझे लगता है कि जो उनके प्रश्न का भाव था कि वहां पर जो हिंदुओं के खिलाफ मैं बात समझ अत्याचार हो रहा है, भाव मैं समझ रहा हूं क्या कह रहे हैं उस पर क्या आप लोग सॉलिडारिटी दिखाएंगे? बस ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ओपन प्लेटफॉर्म पे फॉरेन पॉलिसी के बारे में नहीं चर्चा कर सकती है। अगर आप कहो तो मैंने कह देता हूं, हमें क्या है। कल को ये न कहे बीजेपी के लोग कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी पर पॉलिटिकल पार्टी बाहर जाकर चर्चा कर रही थी। ये नाकामी किसकी है? ये नाकामी भारत सरकार की है कि आपके लोग वहां सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के कई नेता अपने भाषणों में एक बात कह रहे हैं यूपी में, अब ये अफवाह है या सही है ये जानने के लिए मैं आपसे पूछती हूं, ताकि यहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि जब संभल में 5 मुस्लिम परिवारों के लोग मरे तब तो अखिलेश जी ने पार्टी की तरफ से 5-5 लाख का ऐलान कर दिया, लेकिन जब बहराइच में एक हिंदू लड़के की हत्या की गई तब उन्होंने मुआवजे का या उनके परिवार को समर्थन का कोई ऐलान नहीं किया। क्या ये बात सही है या हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। झूठ है? उस दोनों घटनाओं में फर्क है। दोनों घटनाएं अलग अलग परिस्थितियों में हुई हैं। जो संभल की घटना उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। बहराइच की चर्चा में मैं ये कहना चाहता हूँ, वो बात भी सबको पता होनी चाहिए कि वहाँ के विधायक नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर लिखवाई है और ये कहा है कि इनकी वजह से ये दंगा हुआ है। बीजेपी के विधायक ने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है और कहा है कि जो दंगा हुआ है जिसकी वजह से जान गई वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वजह से गई है। मरा तो इंसान ही और है। दूसरा मरा तो इंसान ही है। दूसरा मैं बताता हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ जो आप बात कहना चाहती हूँ, जिस भाव से जो बात सामने आ रही है। वहां पर जो डीजे पे गाने बज रहे थे, सबसे पहले सवाल उठाया, आप भक्ति के गाना गाना चाहे, कोई मना नहीं कर रहा है। आपका प्रशासन कहां था? जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है, बाकायदा रूट तय होता है, प्रशासन बैठ करके पीस कमेटी से बातचीत करता है, रूट तय होता है, उसके बाद निकलता है। आपका प्रशासन था ही नहीं वहां पे, पुलिस क्यों नहीं थी? और अगर आपकी नाकामी नहीं थी तो आपको पुलिस क्यों सस्पेंड करनी पड़ी, वहां के अधिकारी क्यों हटाने पड़े आपको? और फिर जहां तक मुआवजे की बात है, आप किसी के घर पे चढ़ जाओगे, आप जाकर के, आप घर पर क्या कर रहे थे आप जाकर के? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सरकार अगर मुआवजा यहां भी दे दे, यहां तो गरीब निर्दोष लोग मारे गए, पुलिस की गोली से मारे गए, और पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा है कि उनके खिलाफ केस मजबूत ना हो, इसीलिए घर परिवारों में जाकर के छापा मार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले और महिलाओं को उठाया था उन्होंने कि केस को मजबूत कर ले पुलिस। नाकामी अधिकारियों की, जब कभी जांच होगी, जब कभी कोर्ट में ये बातें जाएंगी तो अधिकारियों का इसका जवाब देना पड़ेगा। और हमें और आपको डीजीपी साहब की वो बात याद रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब ने कहा, जो बीजेपी के पहले डीजीपी बने थे, कि ये अधिकारी जो इस तरह का काम कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, उन्हें जेल में जाना पड़ता है। चलिए अब इस मुद्दे पर जो भी फैसला आता है उस पर नजर रहेगी। अब वापस लौटते हैं। आपने कांग्रेस पार्टी मुआवजे को में एक तो ही ऐसा टिकट मैंने क्यों कहा कि सरकार उनको भी नहीं? मुआवजा सर वहां दे भी दे, आदमी लोग मरा दे था, दे। आप भी दे देते। नहीं आदमी नहीं, सवाल ये मरने नहीं वाला तो इंसान है। नहीं, सवाल ये नहीं है। उसको क्या सवाल पता ये कि नहीं है। बीजेपी की वजह से मरा नहीं, या बीजेपी किसकी, की कांग्रेस देखिए, की वजह घटना से अलग मरा? तरह की है। घटना एक तरफ मारे गए हैं, घटना अलग है, धर्म देख के नहीं और दिया आपने। सरकार निष्पक्ष होकर दोनों की मदद करे। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि सरकार दोनों पक्षों की निष्पक्ष होकर के मदद करे, हम उनके साथ हैं। चाहे संभल और हो, बाहर परिवार आए। की अगर मदद करने की बात होगी, वो परिस्थिति क्या थी जिनमें ऐसी घटनाएं हुई, आपने यूपी में कांग्रेस को एक भी सीट क्यों नहीं दी 9 चुनाव? वो हमारी रणनीति थी, वो हमारा रणनीति का हिस्सा है। 2027 में आप दोनों साथ लड़ेंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ लड़ेगी? बिल्कुल साथ लड़ेंगे, अभी तो हम दोनों साथ ही हैं। फिर रणनीति ऐसे वाली तो नहीं बन जाएगी? उस समय भी कोई नई रणनीति बनेगी। मैंने कहा कि हम नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं, कोई रणनीति बनाई जाएगी। थैंक यू गाइज। वीडियो कैसी लगी? अगर अखिलेश की बातें अच्छी लगी तो कुछ उनके बारे में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।